जी। ओके जी, रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ ही स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट। अब ये महानूर मजहर जो है इसने सिर्फ +0 लिखा है, तो इसलिए अपने स्पेलिंग मजहर को थोड़े से कम कर दें ताकि स्पेलिंग जो है वो उनके प्रोमिनेंट वो जो है ना डिजिट जो है उनके लास्ट 3 अटेंडेंस के वो शो हो सके। तो यहाँ पे जी बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कीजिएगा। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट दैट इज रिलेटेड टू द अरिथमेटिक मीन। उसमें मैं आपको पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन तो करवा चुकी हूँ, और आज जो मैंने उसके अंदर डिफरेंशिएट आपको करना है दैट इज रिलेटेड टू ग्रुप डाटा। ठीक है, तो ग्रुप डाटा में अभी हम डिस्कशन करेंगे, और इसे ये अनग्रुप में मैंने आपको करवा चुकी हूँ। कोशिश करें डिस्कनेक्ट और कि फिर बाद में कनेक्ट इस तरह की बजाय करने के ना, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छा जी। ओके मैम। ओके जी, अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, सम ऑफ द ये है पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन मैंने आपको करवाया हुआ है, इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन हम सैंपल की डिस्कशन करते हैं। सैंपल अरिथमेटिक मीन जो कि आपके पास है इसमें समीशन x/n के साथ है। ठीक है, तो इसका जो है गौर से आपने देखना है। अब जस्ट लाइक है इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की, यानी हम जो डिस्कशन कर चुके हैं इन द अनग्रुप में, सैंपल अरिथमेटिक मीन that is equal to x bar average mean is equal to sum of x over total numbers। ठीक है, ये सम है जो आपके पास सिंगल डाटा होगा उसको आप अनग्रुप कहते हैं, और उसकी तमाम एंट्रीज जो है उनको जब आप प्लस कर देंगे दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और डिवाइड जो है वो दैट इज वुड बी इक्वल टू द n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सैंपल। ठीक है, अब ये टेबल सेट है आपके पास, ये स्टूडेंट हैं और ये इंक्रीज है, ये इनके स्कोर इंक्रीज हुए हैं कि किस हिसाब से इन्होंने स्कोर्स जो है वो गेट किए हैं। कोई ना कोई आप इसको लेटर इसका पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जस्ट लाइक ये है कि ये कोई ना कोई आपकी स्टोरी जो है क्वेश्चन के अंदर आपको शो हो रही होती है कि ये क्या चीज़ है, सिनेरियो जो है ना क्वेश्चन का, वो इस बुक से लिया जा सकता है। तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि जो चीज़ें आपको करवाई गई हैं उनके तमाम के फार्मूलाज के ऊपर आपकी गुड ग्रिप, आपको मेथडोलॉजी जो है वो उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अब वो क्वेश्चन मैं चाहे किसी मार्केट का दे दूं, चाहे मैं वो क्वेश्चन कोई रियल लाइफ से, डेली लाइफ से दे दूं, चाहे वो मैं कोई इंडस्ट्री से क्वेश्चन लूं, कोई कंप्यूटेशनल क्वेश्चन लूं, कोई गेम का क्वेश्चन लूं, वो उसके सिनेरियोज हैं। अब देखिए जी, ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये अपने अपने रोल नंबर साथ साथ मेंशन करेंगे। अच्छा, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यही आप देख लीजिएगा, इसको एक्स बार जो है वो दैट इज कॉल्ड द सिंपल अरिथमेटिक मीन इसको कहते हैं। ठीक है, सैंपल भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं, और इसको विदाउट कुछ भी कहे आपने क्वेश्चन को गेस करके बताना है कि भाई ये सैंपल है या मेरे पास ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है, सारी सिचुएशंस है। ठीक है, अगर आपके पास एक कॉलम गिवन है तो आपका अनग्रुप डाटा होगा, और अगर आपके पास दो कॉलम्स गिवन है तो सेकंड कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पे फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे है 3 to 2 लिस्ट, ये टेबल है 3 2 लिस्ट द परसेंटाइल इंक्रीज इन सेट वर्बल स्कोर्स। ये सेट एक आपका टेस्ट होता है, जैसे गेट सब्जेक्ट है इसी तरह से गवर्नमेंट का सेट सब्जेक्ट है। कुछ डिग्रीज में फॉर एग्जांपल एमएस के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं फॉर गेट जनरल होता है, लेकिन पीएचडी के लिए गेट सब्जेक्ट अप्लाई कर आपको गवर्नमेंट टेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह से कुछ और एजुकेशन है जिनके लिए आपको सेट का एग्जाम देना पड़ता है, उसमें स्टूडेंट्स की ये तादाद है और आगे उनको इंक्रीज किया गया कि इन्होंने इतने इतने स्कोर्स जो है वो किए हैं, मतलब एक टेबुलेटेड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज ही कर रही हूँ अनग्रुप डाटा को, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन x/n। ठीक है, तो समीशन एक्स जो है वो आपके पास आ गया 9 + 7 + 7, यानी ये उसके जो स्कोर्स हैं, ये तो नंबरिंग है ना स्टूडेंट की 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहला स्टूडेंट ने 9 नंबर लिए, सेकंड स्टूडेंट ने, ये परसेंटाइल है 77 परसेंटाइल ली है अगर आउट ऑफ 10 भी इसको किया जाए, थर्ड स्टूडेंट ने 7 परसेंटाइल, 4 ने 6, 5 में 4। तो असल जो आपका डाटा है वो इंक्रीज वाला ये है। ठीक है, इसकी देखिए तमाम वैल्यूज का सम किया है उसने, 9 + 7 + 7 + 6 + 4 + 4 + 2, और डिवाइड उसके टोटल नंबर के साथ कर दिया है। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तमाम जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिस्कशन की गई है वो ये 7 है। ठीक है,
तो 39/7 का मतलब है 5.6। ठीक है, ये एवरेज जो है ये बेसिकली तौर पे शो करती है कि इस दफा का रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, अब देखिए कई स्टूडेंट्स ने जो इंक्रीज उनका जो भी उन्होंने लिया है परसेंटाइल, 9 10 में से 9 भी लिया है, किसी ने 2 भी लिया है। ठीक है, यानी कोई पास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है विद ए ग्रेड के साथ, हाईएस्ट ए प्लस के साथ, और कोई जो है वो फेल हो गया है। लेकिन जब मेरे पास एक रिजल्ट लेकर आया जाएगा, फिगर एक लेकर आई जाएगी, तो मैं ये कहूंगी कि भाई इस दफा जो एग्जाम दिया था ना 7 स्टूडेंट ने, उनकी एवरेज जो है वो रही है 5.6। ठीक है, 5.6 का मतलब ये नहीं है कि हर स्टूडेंट ने 5.6 लिए हैं। इसका मतलब है कि जो इनकी वेरिएशंस हैं उनको ही अंदर हमने एवरेज को, उनकी एक मिड वैल्यू, इस तरीके की स्टैंडर्डाइज वैल्यू जो है ना उसको किया है। यानी इन द रियल आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट से जो है ना शो होता है कि 9 में से यानी इतना स्कोर रहा है। ठीक है, यानी आप देखें ना 3 स्टूडेंट जो है वो ज्यादा अच्छा क्वालिफाई नहीं कर सके और जो 4 हैं वो क्वालिफाई कर गए। तो अ, अच्छा ये रिजल्ट, और इससे ही आप उनको पता चलता है, जस्ट लाइक ये जो एग्जाम्स होते हैं इसमें गवर्नमेंट ने ये ख्याल करना होता है कि सबको पास भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इतनी जॉब्स नहीं है, मेरिट तभी जनरेट होगा ना जब थोड़ा टफ टास्क दिया जाएगा, कुछ लोग रह जाएं, कुछ compete कर जाएं। अगर सारे compete कर गए, एक तो अ, उसमें टैलेंट नहीं इतना शो होता है, इसका मतलब पेपर बहुत इजी बना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन रख के किया जाता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट का जो माइंड है वो भी यूज में आना चाहिए, उसका भी कोई ना कोई ट्रिक वो यूज करे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ द ग्रुप डाटा के बारे में। ग्रुप डाटा की जो एवरेज है वो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। उसका फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेटिंग द मीन फ्रॉम द ग्रुप डाटा, इसके अंदर ये सारी डिस्कशन वैसे आप पढ़ सकते हैं, टेबल नंबर 3.3 उसने दिया हुआ है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका जो आपने फार्मूला में देखें, समीशन एफ एक्स ओवर एन, एन नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, समीशन एफ ही लिखना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ये जो एफ जब आ जाए तो जो उसका एन होगा वो समीशन एफ कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक्स बार जो है वो सैंपल मीन था, यानी कि ये तो चले खैर मीन को शो कर रहा है। यहाँ पे भी ये सैंपल मीन ही आ रहा है लेकिन ग्रुप डाटा के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास पहला था, जी मेरा ख्याल है इसी का पेन यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिएगा जो इसका पहला था ना आपके पास, वो अनग्रुप डाटा के साथ वो था एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, और उसमें सिर्फ आपके पास एक ही कॉलम था। अब ये था अनग्रुप्ड मीन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द अनग्रुप्ड मीन, सिंपल मीन भी इसको कह देते हैं। लेकिन जब आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप्ड मीन। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे सिंबल मीनिंग द ये जो समीशन का साइन है ना, दिस इज कॉल्ड द सिंबल साइन है सम, टोटल। ठीक है, यहाँ पे देखें एन जो है उसको आपने लेना है समीशन एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स जो है इसमें से क्रॉस को खत्म कर देना, यानी कि समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। ठीक है, और इसमें ये इसके साइन को शो करता है, सैंपल मीन का सिंबल है, मतलब बजाय इसके कि आप जो है उसको शो करें कि आपने बार बार जो है वो उसको शो करना है कि आपने सैंपल मीन लिखा, सैंपल मीन आप इसको एक्स बार के साथ। अभी तो खैर आप लोगों का काम कंप्यूटर साइंस कोडिंग से नहीं है, लेकिन वहां पे जाके ना इस तरह के सिंबल्स की इंपॉर्टेंस होती है, बजाय इसके कि इतनी लंबी लाइन लिखते जाओ, इतनी लंबी लाइन लिखते जाओ कि सम ये वो इस तरह, इसकी जगह सिंपल आपने कोई ना कोई नोटेशन यूज कर लेनी है। ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होती है। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे हम डिस्कशन करते हैं कि आपने ये तो चले खैर आपके पास ये चीज़ आ गई है, अब मैं आती हूँ कोई एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो सके। अच्छा जी, तो यहाँ से आगे देखिएगा कि आपके पास ये एक टेबुलेटेड फॉर्म है, उसने क्वेश्चन दे दिया है, एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ 600 कस्टमर्स। ठीक है, ये उसने टेबल बना के दे दिया, ये क्लासेस हैं। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है
600। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि लोअर बाउंड्री जो है 0 से 49.99, ठीक है, जिनकी इनकम जो है वो $0 से $49.99 तक है। $50 से 99 पॉइंट वो सेकंड क्लास। ठीक है, अगर इधर 50, अगर आप कहें जी 0 to 50 कर देते, तो वो बस उसने इस तरह किया है कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। उसने कहा नहीं, 49.99 जो है वो जो यानी कि कस्टमर हैं, उनकी जो मंथली बैलेंस है वो 78 है, फ्रीक्वेंसी उनकी वो, यानी 78 पर्सन है, 78 कस्टमर्स हैं। ठीक है, 50 से 99.99 तक के जो डॉलर्स के एवरेज मंथली जो बैलेंस आया वो 123, मतलब आप समझ लें कि कोई स्टोर है, वहां पे कितने लोगों ने शॉपिंग की या इस तरह से। तो उन्होंने नोट किया जो $50, जिन्होंने 49.99 यानी कि तकरीबन $50 तक जिन्होंने शॉपिंग की वो 78 वाले थे, मतलब बिल जो बने। तो इसी तरीके से जिन्होंने 100 तक की किया ना वो 123 लोग थे। जो 150 तक गए हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा 187 तक गई है। और जिन्होंने 150 टू 200 तक तकरीबन बिल बनाया है उन वो पर्सनस 82 थे। फिर जिनका 250 तक डॉलर तक जिनके प्राइसेस बने हैं 200 से 250 तक वो 51। इस तरह करते करते जिन्होंने उनके पास $500 तक की शॉपिंग की है वो सिर्फ 4 पर्सन थे। ठीक है, यानी उनको पता चल गया इसको फ्रीक्वेंसी से वैसे कि हमारे पास जो है ज्यादातर जो है लोगों ने 100 से लेके आप समझ लें कि 200 तक की जो है ना, मैक्सिमम तो खैर 187 है, यानी कि 100 से 150 लोगों ने डॉलर तक की ज्यादा शॉपिंग। इससे आपके स्टोर का पता चल जाता है ना कि लोग जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ जो है $50 की शॉपिंग कर रहे हो, बल्कि वो थोड़ी बहुत चीजें ले रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक अपना चार्ट जनरेट किया। अब वो कह रहा है कि इसके एवरेज मीन बताएं। ठीक है, किसी ने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की हुई 500 वाला, किसी ने बहुत ज्यादा किया है, तो उनका जो एवरेज रेट है वो फ्रीक्वेंसी देखिएगा, एफ से, एक्स है मिड पॉइंट और एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अच्छा जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कल आपकी क्लास में क्विज होगा ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, ये वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और सारे स्टूडेंट्स जो है वो, मैं उम्मीद करती हूँ इसमें आपको मेरी स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स के और भी काफ़ी वीडियोस जो है वो इसमें की गई हैं। कोरोना के दिनों में ये खास तौर पे काफ़ी हेल्पफुल था मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। इस वाली वीडियो में आपका क्विज होगा इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे। सलामकुम मिस, अटेंडेंस तो लगा दें। जी, अटेंडेंस के लिए स्टूडेंट अहमद गुंदल बात कर रहे हैं। जी जी। अच्छा जी अहमद, बात यह है कि मैंने जैसे कि इस वक्त 26 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इनकी मैं पिक्स लेती जा रही हूँ ऑफ एंड ऑन टाइम पे, मतलब थोड़ी देर के बाद तो उन्हीं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग जाएगी। अब जैसे आपने अपने नाम के ब्रैकेट में आगे रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो रोल नंबर नाम के साथ मैम लाजमी 5 6 मेरा रोल नंबर है, मैं मेंशन कर देता हूँ। मेंशन। तो अभी तो मैंने अटेंडेंस वाली अभी ओपन करनी है ना, ये अभी मैंने पिक्स लेके तो बाद में मैंने अटेंडेंस लगानी है। ओके मैम। तो अपने नामों के आगे आगे आप अपना रोल नंबर लाजमी लिख दें। एक स्टूडेंट खास तौर पे ज्यादातर लड़कों के नाम जो है वो काफी मैच कर रहे होते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, और मैम इसलिए अभी एडिट आसान। नहीं हो सकता यहाँ से नेम। क्यों? क्यों नहीं हो सकता, सीखें। अच्छा बात सुने, चले खैर, तो इस बात को जरा देखिएगा स्टूडेंट, आगे देखें जरा कि आपके पास है ये ऑनलाइन क्लासेस है ना, ये अच्छी बात है कि ये होनी चाहिए। क्योंकि रीजन ये है कि 2 3 साल है ना आपके इस तरह के, बाद में तो आप नेट्स के थ्रू ही अब आप चीजें, ये देखें जो आईफोन, आईफोन एंटर द वेटिंग रूम, ये क्या आप इसको कहें। अब ये स्टूडेंट का मैं नाम क्या लिखूं, मेरा ख्याल है अटेंडेंस लिस्ट में आईफोन तो है ही नहीं है। ठीक है, दिस इज अ कॉमन सेंस। आपकी मैंने अटेंडेंस लगानी है, आप अपना कह देते हो मेरे पास आईफोन है, तो अब आईफोन की तो अटेंडेंस नहीं ना लगेगी, अटेंडेंस तो आपके नाम की लगेगी। तो और उसके नाम के आगे बेस्ट वे है कि आप अपना रोल नंबर भी लिख दें, ताकि मुझे अटेंडेंस लगाते वक्त वो रोल नंबर वाइज में सीक्वेंस में मैं आराम आराम से उसको जो है क्लियरली लगा मैम एक दूं। दफा ज्वाइन हो जाए तो नाम नहीं चेंज हो सकता ना। आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्शन में आ जाए। अच्छा मैम हो मेरे, सकता है नीचे अपने नेम पे क्लिक करके मैम वो हो रीनेम का जाएगा, ऑप्शन आप है। अच्छा अच्छा, ठीक रीनेम है। करें तो आ सकता है। मैम अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है पहले, उसके बाद नेम चेंज हो सकता है। हमारे अम, अकाउंट ही लॉगिन नहीं है जूम पे। अच्छा चलें, खैर यस मैम, ये फिलहाल सही कह रहे हैं। आप बात सुने स्टूडेंट, इस वक्त इसी तरह कर दें, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है अनस, ठीक है।
ये तो मैंने कई क्लासेस में किया स्टूडेंट, तो आधे मिनट के अंदर अंदर अपना नाम चेंज कर लेते हैं। ये आप चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा क्लास फेलो से। अभी तो चलें यस जैसे मैम, भी हो आपने गया बताया। हो गया। अच्छा चलें, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, आप जरा देखें, कैलकुलेशन है ऑफ द अरिथमेटिक सैंपल मीन है फ्रॉम द ग्रुप डाटा है इन टेबल 3। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि ये क्वेश्चन देखें स्टूडेंट के, जो है यहाँ पे देखें, यही वाला क्वेश्चन के पहले दो कॉलम इसी को लिए। इसका टोटल जो सम है दिस इज इक्वल टू 600। ठीक है, ये नहीं कि कितने कस्टमर्स आए, उनके पास 600 कस्टमर्स हैं, तो ये टोटल नंबर। अच्छा, इसको समीशन एफ हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, जो पहला कॉलम होगा उसका नाम आपने रख देना है, वो डॉलर्स है। उसने कहा ना पहली क्लासेस ये वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्लासेस हैं। और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा टेबल को यहाँ पे कर देती हूँ ये इस तरह से, ताकि आपके पास सामने आ जाए, बल्कि लिखा हुआ है पूरा। अच्छा, अब जरा देखिएगा जरा स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ द अरिथमेटिक सैंपल मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा इन टेबल 3। ठीक है, अब यही वैल्यूज नहीं होंगी क्विज के अंदर। ठीक है, मैं वैल्यूज जो है वो 0 to 69.9 कर सकती हूँ, इस तरह से वैल्यूज अंदर चेंज कर दूंगी, ताकि आपको ये ना हो कि इसी को आप बिल्कुल वो रट्टा स्टाइल कर दें। ये पहला कॉलम और ये फ्रीक्वेंसी वाला तीसरा कॉलम ये गिवन है। ठीक है, ये क्रॉस क्रॉस इसने बनाए हुए हैं कि इनको मल्टीप्लाई किया, वो मैं उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ये इस तरह आपने लाइन लगानी है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस तरह सीधी सीधी लाइंस लगाइएगा कॉलम, मतलब ताकि आपके बन जाएं। और ये इक्वल भी लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने इसको इस तरह से ऐसे जनरेट कर देना है एक टेबल की फॉर्म के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, अब ये टेबल में आपने जनरेट कर दिया है, और इसके अलावा जो मैंने आपके साथ करनी है बात, वो ये है कि आप इसे बॉक्सेस वाइज ना सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करेंगे। इन्होंने तो जारी बात है वो जरा एक्सेल की शीट्स पे करके तो फिर बाद में प्रिंट लेके पेट पे जाके इधर इस तरह से वो पेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, ताकि आपके पास जो है ना, हमें पता चल सके कौन सी वैल्यू स्टूडेंट ने गलत लिखी है, और वो ये ना हो कि इसकी बात है तो वो कहीं स्टूडेंट लिखते लिखते उसको, स्टूडेंट का अक्सर आमतौर पे हम तो इक्वल नहीं ना स्पेस दे पाते, ये तो कंप्यूटर के अंदर लिखी जा रही है तो इक्वल स्पेसिंग चल रही होती है, वरना अक्सर हो रहा होता है कि इस क्लास का और इसका जो है समझ नहीं आ रही थी, ये वाली वैल्यू है या ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से ना इसको जनरेट करना है टेबल को। ठीक है, ये देखिएगा, और यहाँ से देखें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना समीशन एफएक्स की वैल्यूज है, ये मैंने देखे बिल्कुल आपको लगा के इसीलिए बताई है कि आप लोगों ने भी ऐसे ही काम करना है। अच्छा जी, ये जी लास्ट हो गया। अच्छा जी, ये है लास्ट वाला, और इसके बाद भी एक कॉलम की लाइन आप खींचा करें फॉर द समीशन एफएक्स के हिसाब से। अच्छा जी, ये हो गई, और ये लास्ट वाली लाइन भी आपने बनानी है। ठीक है, ये होता है टोटल आपका। चलें जी, खैर सीधी लाइंस नहीं लगी, स्केल यूज कीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा, ये गिवन था आपको। ठीक है, ये चीज कॉलम गिवन है, ये कॉलम गिवन है डॉलर्स वाला। आपने क्या करना है कि सबसे पहले कॉलम का जो फार्मूला है वो क्या है वो पहले लिख लें। अब पहले हमेशा फार्मूला लिखना है आपने, स्टैटिस्टिक्स का ये रूल है या प्रोबेबिलिटी का, पहले फार्मूला लिखें, आपको पता चले कि मैंने कॉलम कितने बनाने हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर एक ये जो कॉलम है इसको आप एक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक्स का कॉलम हमारे पास जो है वो इस तरह से होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं, इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अब जगह थोड़ी है। 0 + 49.99 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अब ये बिल्कुल ही वो इस तरह से हो गया, चले मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। 0 + 49.99 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है 49.99 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास, उसने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख दिया 25। ठीक है, अब मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ जरा कैलकुलेटर यूज करते हुए। वैसे
अच्छा जी, ये जरा सा कैलकुलेटर जो है वो नहीं, इस तरह को मैं कर देती हूँ जी। यहाँ पे देखिएगा 0 + 49, यहाँ पे आपने 0 को क्लिक किया, प्लस को क्लिक किया, 49.99। इस वक्त तो चले वो 0 है ना, तो इसलिए पता नहीं चल रहा कि वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, 49.99। ठीक है, जो मैंने लिखी है, डिवाइडेड बाय 2 करना है आपने। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाती है 24.99। अगर 0.5 से ज्यादा डिजिट है उसे अप्रोक्सीमेटली करके राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, 49.99 है तो 0.6 से काफी ऊंचा है, पॉइंट के फौरन बाद वाला डिजिट देखना है। अगर वो 5 से ज्यादा है तो उसे अगला डिजिट बना दें। ठीक है, ये 25 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एक और करके दिखा देते हैं, 50 + 99.99। ठीक है, 50, ये आपने सारी सोल्यूशन करनी है, ये नहीं करना कि जो है वो बस उतना सही कर दें 0.99। करिएगा नहीं, 50 प्लस, हाँ जी, 149। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है आपके पास 74.99 यानी कि 75। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कॉलम मैं अब चले बना देती हूँ। असल में ये वाला कॉलम आपका जरा सा एक्सपेंड होना चाहिए था। अच्छा जी, और फिर आपने जो है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके, एफ और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। चलें ठीक है, मैं बना देती हूँ। मतलब आप लोगों ने ये करना है, ये नहीं करना कि आपने ना सोल्यूशन ना मुझे दिखाई। जैसे कि देखिए, बुक वाली जो चीज़ है, मैं हमेशा बुक के ऊपर इसलिए नहीं करा रही होती क्योंकि ना वो आंसर जल्दी से लिख के दे देते हैं बस। ठीक है, अब ये वाली जो है ना, ये वाला कॉलम, ठीक है, यहाँ पे आप जरा देखिएगा, आपका लिंक एक ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद और नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे तरह देखिएगा, इन दोनों को आपने प्लस करना है, सामने शो भी करनी है ये चीज कि 100 + 149.99 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है आपका 249.99 डिवाइडेड बाय 2। तो 249.99 करें तो 125। इस तरह करके सारी वैल्यूज को आपने पूरा सही तरह बनाना है। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट कहलाएगा एक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो सेकंड कॉलम होगा उसको एफ कहते हैं हमेशा। ठीक है, ये एक्स है और ये एफ है, इनको मल्टीप्लाई आपने दोनों को करना है, इस कॉलम को और इस कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स उसने लिखा कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर है 1 2 3 4 3। अच्छा, अब यहाँ पे कॉलम नंबर 3 है, एफ, एफ का मतलब है 78 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स है 25। तो हम देख लेते हैं कि ये यकीनन ये यही होगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना, जी 78 मल्टीप्लाई बाय 25, 75 ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये है 1875। 1875 क्यों है? दोबारा से देखते हैं, 78 मल्टीप्लाई बाय 25, हो सकता है बुक में मिस्टेक हो, 78 या हमने कुछ गलत ना कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 25, 1950, हाँ जी, कोई मिस्टेक मेरे से हो गई होगी। अच्छा जी, 1950। ठीक है, इस तरीके से इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से ये चीज आ रही है। चलें कोई और डिजिट कर लेते हैं, 325 मल्टीप्लाई बाय 13, तो सी का पहले कॉलम आप यूज करेंगे। 3, अपना अपना कैलकुलेटर लेकर आना है, मोबाइल का कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। 325 मल्टीप्लाई बाय 13, 4225। 38 कहाँ पर था, मल्टीप्लाई बाय 13, 325 मल्टीप्लाई बाय 13, 325 जी, ये 325 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 4225। ठीक है, तो यानी कि ये सारा जो है ये आपने बाय हैंड लिखना है। इसके अंदर स्टेप्स को इस तरह नहीं करेंगे कि आप सिर्फ कैलकुलेटर को यूज करें, आपने ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो मेंशन करना है। अच्छा जी, जैसे कि एक्स से एफ को पहले लिखें, जिस सीक्वेंस है ना उसके मुताबिक चलना है, एफ पहले फिर एक्स। ठीक है, ये 123 मल्टीप्लाई बाय 75, ये मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आपको पता चले कि आपने ईच एंड एवरी स्टेप करना है। 187 मल्टीप्लाई बाय 125, 82 मल्टीप्लाई बाय
175, ये इसके रिजल्ट आप साथ साथ आगे लिखेंगे। 51 मल्टीप्लाई बाय 225, 47 मल्टीप्लाई बाय 275, 13 मल्टीप्लाई बाय 325। ठीक है। अच्छा, इसके कॉलम में अब जगह नहीं थी, वरना मैं इसको भी फिल करती। जिस तरह से ये सारे किए ना आपने करने, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया। ठीक है। मिड पॉइंट का मैं अभी फार्मूला लिख देती हूँ इधर। 375 प्लस मल्टीप्लाई बाय 9, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय, एफ पहले है, 9 मल्टीप्लाई बाय 375, ये इक्वल टू दिस वैल्यू। 6 मल्टीप्लाई बाय 425, दिस इज इक्वल टू, दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 475, दिस इज इक्वल टू दिस इज। ठीक है। अब आपने ये तमाम वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं एफ एक्स के इक्वल। ठीक है। तो आपने इस सारी वैल्यूज को प्लस करना है। तो ये आपके पास इसका जो प्लस कर देंगे ना सारे कॉलम की वैल्यूज को, ये यहाँ से लेके आप एंड तक, यहाँ तक जो प्लस कर देंगे, तो उसके बाद आपका बल्कि लास्ट वाली ये वैल्यू है, यहाँ तक प्लस कर देंगे तो आपके पास जो सम आ रहा है वो 85,350 आ रहा है। तो आपने ये ऊपर लिखा, यहाँ पे समीशन एफ एक्स की जगह पे लिखा 85,350, और डिवाइड में समीशन एफ, मैंने आपको बताया ना एन जो है वो समीशन एफ के इक्वल हो जाएगा। यानी एफ के कॉलम का जो सम है वो 600 है, वो डिवाइड किया तो 142.25 जो है ये इसका आपके पास ग्रुप डाटा के अंदर आ जाता है। एनी क्वेश्चन भी? मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलम होगा ना, ये जो ये वाला कॉलम होता है, इसको एक वैल्यू में करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। मिड पॉइंट होता है आपके पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट को आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है, और मिड पॉइंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये फिर एक्स का एक कॉलम बन गया, एफ का हो गया, और एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई। हालांकि मैं कोई भी वैल्यूज दे सकती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इसी का ही आपका जो है वो अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों का जो है ना वो आपके पास हम कल टेस्ट लेंगे, क्विज लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास फ्राइडे। ठीक है। ये वीडियो आप चाहे ज्यादा दफा देखें, और मैं इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन कोई और टाइप का है तो वही डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि मीडियम जो है वो आपको क्लास में ही कराना पड़ेगा। कोडिंग है, ई कोडिंग के लिए। अच्छा जी, ये है वेटेड वगैरह, ये आगे और भी इसके स्टेप्स हैं कि अगर इस तरह कर दिया जाए, इस तरह कर दिया जाए। ये शॉर्टकट मेथड यू मेथड होता है, कोडिंग मेथड एक एच मेथड होता है, लेकिन खैर जी। आगे जी इसकी क्लासेस देख लें जरा, क्वेश्चन जरा चेक कर सकते हैं आप कि आप कोई सा क्वेश्चन लेके तो उसको कि आपने इसको जो है ना जो है इसके साथ आपने इसको कर देना है। फॉर एग्जाम्पल क्लासेस हैं इस तरह, फ्रीक्वेंसीज इस तरह, आपने दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, ये आपके पास एक्स का कॉलम बन जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से एक्स और एफ और इनको मल्टीप्लाई किया और बस डिवाइडेड बाय समेशन एफ किया, तो आपके पास यहाँ पे देखिएगा कंप्यूट द सैंपल मीन की बात हो रही है। आगे मीडियन मोड वगैरह, ये मैं नहीं कह रही कि कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड, वो एक अदर मेथड्स हैं, क्योंकि आपका टॉपिक काफी ज्यादा है। अगर टाइम हुआ तो आपको मजीद एवरेज मीन क्या क्लासिफिकेशन देखिए, इस तरह से एप्लीकेशन इन द रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कर सकते हैं। Child Care Community Nursery is eligible for a country's social services grant as long as the average age of its children stays below 9. ठीक है। तो if these data represent the ages of all children currently attending the child care, do they qualify for the grant? तो यहाँ पे देखें, ये अब ये बताइएगा, कोई एक स्टूडेंट बताएं, ये अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा? अनग्रुप्ड है मैम। क्या कह रही हैं आप अरु? मैम ये अनग्रुप्ड है ना, इसमें लेबल भी नहीं है और ये टेबल के फॉर्म में भी नहीं है। टेबल की फॉर्म की बात नहीं है, बात ये है कि कॉलम इसमें एक ही है। ठीक है। हाँ जी, टेबल भी जी नहीं है। ठीक है, वन मोर देन वन हो तो जी ठीक है। और कोई स्टूडेंट बताएं, ये जो 3-7 क्वेश्चन है ये क्या है? ये अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है? ये है कि उसने वही बात को किया, उसने कहा कि ये बच्चे हैं और इनकी एजेस ये हैं, और आगे उसने कहा कि हर जो पेरेंट है वो अपने बच्चे की ये दे रहा है इनकम। ठीक है ना, वो डिफरेंट एजेस के हिसाब से होता है ना। जैसे बहुत छोटा बच्चा आ गया तो उसकी सबसे ज्यादा पे होती है, जो बिल्कुल ही इन्फेंट बेबी होता है 6 महीने से छोटा, उसके ज्यादा चार्जेस वो ले रहे होते हैं, क्योंकि वो बच्चा टेक केयर बहुत ज्यादा मांग रहा होता है। लेकिन वो इसी तरीके से बड़े बच्चे को भी आमतौर पे जो है ना वो
एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, जो जिसकी एज ज्यादा हो, क्योंकि वो बच्चा जो है वो खेलने की तरफ कम आएगा, चीजें तोड़ने की तरफ ज्यादा आएगा, उसको ज्यादा कंपनी देनी पड़ रही होती है कि उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क या कोई इस तरह की चीजों में ना लगाना पड़ता है। तो प्रेफरेंस यही होती है कि जी 6 साल से यानी कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा चलता हो, बिल्कुल बैठता ही ना हो, क्योंकि बैठते हुए वाले बच्चे को भी बहुत केयर करनी पड़ती है, उनके चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए वो ऐसे ही बच्चे जो है ना, जो कि नर्सरी से छोटे हों, यानी कि 2 से 5 साल के बच्चे को ज्यादा सूटेबल तरीके से वो पसंद कर रहे होते हैं कि ठीक है जी, या 6 साल तक के बच्चे को चलो। लेकिन जो बाकी बच्चे हो जाएं जो कि जंपिंग कर रहे हैं या ये वो कर रहे हैं, जिनको कंट्रोल करना ही एक स्टूडेंट के तरीके से पड़ जाए क्लास के, वो उसके चार्जेस जो है ना वो ज्यादा, उनको प्रेफर ही नहीं करते ऐसे बच्चों को, लेकिन ये है कि उनके चार्जेस ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी पे दूसरा सवाल भी देखें तो ये भी आपका अनग्रुप डाटा है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को ज्वाइंट कर दें तो फिर ग्रुप बन सकता है, ठीक है। ये पहला कॉलम बना लें कि ये एजेस हैं, और दूसरा ये उनकी उनके पेरेंट्स उनकी इनकम दे रहे हैं। अच्छा जी जी, ये देखें जी 3-8 क्वेश्चन है जस्ट लाइक। तो यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। दिस इज आल्सो द एजेस ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है, एडमिटेड इन अ स्मॉल हॉस्पिटल, ठीक है। अब 20 पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहली क्लास 40 से 49, इसका मतलब है 10 का क्लास इंटरवल, ठीक है ना, 40 नंबर भी इंक्लूड होगा और आगे 9 भी, तो इस तरह 10-10 के हिसाब से। अब देखिए इसमें मैक्सिमम जो है वो 89 तक जा रहा है शायद, ठीक है, और मिनिमम जो एज है पेशेंट की वो 40 साल है। तो उसी हिसाब से देख लें कितनी क्लासेस बनेंगी। फिर है कंप्यूट द सैंपल मीन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, फिर है कंप्यूट द सैंपल मीन फ्रॉम द रॉ डेटा। अब ये रॉ डेटा जो है ना ओरिजिनल, जिसके अंदर, अच्छा यहाँ पे उसने दूसरे में देखें बी में कहा है कि आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, यानी कि एक कॉलम से अब ये दो बन जाएंगे ना, ठीक है, एक कॉलम से दो बन जाएंगे, और वो कैसे बनेंगे। लेकिन थर्ड वाला पार्ट जरा देखिएगा, कंपेयर पार्ट्स भी, हाँ जी, यहाँ पे चले मैं अभी आपसे बात करती हूँ कि ये कह क्या रहा है। इस वाले पार्ट में तो उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए ना, ठीक है। यहाँ पे देखें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा कि एजेस होंगी पहले वाले में तो, ठीक है, और दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी, ठीक है ना। पहली क्लास है 40 to 49 है, ठीक है, हम यहाँ से गेस कर लेंगे, अब मैंने काउंट नहीं करी, चलिए 3 स्टूडेंट्स है, ठीक है। वहां से फिर आप एक्स बनाएंगे, एक्स है कि इन दोनों को प्लस करेंगे, एक्स का कॉलम आपने आगे बनाना है, ठीक है, आगे बना ले, मतलब कि a+b/2 भी कह देते हैं अक्सर, लोअर प्लस अपर लिमिट, यानी 40+49 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता है 89 डिवाइडेड बाई 2, तो 4.5 45 चले कर लें, ठीक है, ये एक्स का कॉलम, फिर आगे एफ एक्स, तो वो ये एफ जो है फ्रीक्वेंसी जो है उसको, यानी कि ये जो एफ है इसको और इसको मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 45, 4×5 = 20, 180, ठीक है ना, ये एफ एक्स का, इस तरह से ये कॉलम जो है वो जन बनता जाएगा। फिर उसने कहा है कि यहाँ से आप एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ निकाल लेंगे, ठीक है। इसका जो सम होगा वो समीशन एफ होगा, इसका जो सम आ जाएगा एंड पे जाके वो समीशन एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ग्रुप का। कंप्यूट द सैंपल मीन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ग्रुप्ड है, लेकिन सी पार्ट में कह रहा है कंप्यूट द सैंपल मीन फ्रॉम रॉ डेटा। रॉ का मतलब है ये ओरिजिनल डाटा, प्राइमरी डाटा, फ्रीक्वेंसी ना बनाए, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, यानी कि तमाम वैल्यूज को आप एक्स का नाम देंगे, ठीक है, उनको सम कर देंगे तो वो समीशन एक्स हो जाएगा, और इनके नंबरिंग देखेंगे 20 है, एन इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो 20 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, ये अनग्रुप्ड, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कंपेयर कर दें आप पार्ट बी का और सी, यानी कि ग्रुप्ड का और अनग्रुप्ड डाटा का जो है कि इसमें किसकी एवरेज ज्यादा है, ठीक है, इस तरह से, सही है। चलिए जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मैंने आपको जो है आज डिटेल डिस्कशन कर दी है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कल क्लास में सारे स्टूडेंट्स हों फ्राइडे को, क्योंकि रीटेक ऑफ द क्विज इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी है, और नोट एनी एक्सक्यूज, ठीक है। सारे अपने काम करके रखें, पढ़ने के लिए आए तो एक्सक्यूजेस नहीं करें, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैम यस, ये मैं मैम आपने रीटेक लेना है या नया क्विज लेना है नेक्स्ट क्लास में?
रीटेक का क्या मतलब आपका? स्टॉप रिकॉर्डिंग जी। मतलब जिन्होंने नहीं दिया पहले क्विज 1 और 2। तो वो एक अलहदा स्टूडेंट बात है।